मेरे पटेल पे 2 सवाल हैं, दोनों का मैं चाहता हूँ संक्षिप्त आंसर दें। पहला कि क्या सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होने वाले थे और नेहरू को गांधी ने वीटो लगाकर बना दिया? और दूसरा सवाल कि ये सरदार पटेल और नेहरू, क्योंकि ये जनरेशन आज की सोचती है कि ये सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू अपने सामने आते होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल लेते थे, क्या सच्चाई? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो मुझे लगता है वो पुर्जियों वाली बात है कि 11 पुर्जियों में पटेल का नाम था, 12वीं पुर्जी में सिर्फ नेहरू का नाम था। ये आते इतने वोट, कांग्रेस कमेटियों ने 13 वोट मिले थे, 14 वोट मिले थे। मुझे लगता ही है कि गांधी जी की एक आदत थी कि वो हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे, और जिस दिन वो मौन रखते थे उनका सारा जो संवाद होता था वो पुर्जियों से होता था। एक पुर्जी वो देते थे, एक पुर्जी उन तक पहुँचती थी, या वो स्लेट पर कुछ लिखते थे। तो मेरे ख्याल में पुर्जियों वाली कहानी तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और कौन वो कांग्रेस की समितियाँ थी जहाँ से इस तरह की राय दी जाती थी, और गांधी जी खुद ही डिक्टेटर थे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के, तो उनके राय के खिलाफ जाने का किसी से का प्रश्न ही नहीं उठता था। मगर चूंकि वो अपना वारिस, राजनीतिक वारिस नेहरू को बहुत पहले सिद्ध कर चुके थे, नेहरू दुनिया देख के घूमे फिरे आए हुए थे, और मेरे ख्याल में तब तक मंच पर सुभाष बोस नहीं थे, तो नेहरू का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि मेरे ख्याल में सरदार पटेल को, बहुत बड़े आदमी थे, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि उनका समय समाप्त हो रहा है। वो रुग्ण भी थे और वो ये नहीं चाहते थे कि आधे में कोई काम छूटे। उन्होंने जो बड़ा काम करना था वो रियासतों और रजवाड़ों का एकीकरण कर लिया था वीपी मेनन की सहायता के साथ, और मेनन की सहायता के बाद जो एकीकरण हुआ था उसमें पटेल अपना काम पूरा कर चुके थे। और मेरे ख्याल में पटेल को कोई ईर्ष्या द्वेष नेहरू से नहीं था, उनको अपनी उम्र का एहसास था, उनको नेहरू की योग्यता पर भरोसा था, और कोई प्रतिद्वंदिता उन दोनों के बीच में रही हो ये मुझे नज़र नहीं आती। भले ही कई कुछ पत्राचार हैं जो उनके सचिव वी शंकर के हैं, जो, और कई बार यह है कि नेहरू को एक खबर थी, उन्होंने चेतावनी पहले दे दी थी कि चीन क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या होने जा रहा है। मगर यदि आप देखें तो नेहरू ने खुली छूट गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल को दी थी, और सरदार पटेल के पास सारे गुप्तचर संस्थानों की खबरें पहले पहुंचती थी, सारी सूचनाएं पहले पहुंचती थी, सरहद पर क्या हो रहा है, राजवाड़ों में क्या हो रहा है, और वो नेहरू को सतर्क करते रहते थे, चेतावनी देते रहते थे। मगर वी शंकर साहब का जो है वो एक पक्षीय बयान है, क्योंकि उनकी जानकारी उनके जो बॉस थे, एक बार साइड ऑफ स्टोरी है। मेरे ख्याल में कहीं अच्छा, चाहे रियासतों और रजवाड़ों का एकीकरण हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चीन हो, इसके बारे में मुझे लगता है कि जो वीपी मेनन की दोहित्री ने उनके बारे में संस्मरण लिखे हैं वो सबसे निष्पक्ष और तटस्थ हैं। उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं जैसे जो पहले सवाल का आंसर मैं समझ पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था, कि बिल्कुल कोई चुनाव नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था जिसमें नेहरू को वीटो दे दिया गया और सरदार पटेल को कांग्रेस समितियों ने कहा होगा कि ये अध्यक्ष बने, ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में ये चुनाव था तो कौन सा चुनाव था, कौन सी कांग्रेस कमेटियां थी, क्या 11 कांग्रेस कमेटियां थी, मतलब या कौन सदस्य थे जिनके नाम थे, जिन्होंने ये कर रखा था, या गुमनाम पर्चियां थी सारी। तो ये पर्ची निकालो, लॉटरी निकालो, तो कमेटी से पैसा निकालने, चिटफंड उठाने वाली बात हो गई ना। ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। और अगर ये बात थी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा, तो नहीं, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल में कृपलानी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। मौलाना चाहते थे कि मैं बना रहे, वो गांधी जी से मिले भी, और पत्राचार उनके और कृपलानी जी के बीच भी हुआ। मगर मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में नेहरू ही होंगे। हाँ, ये तो बहुत पहले से, गांधी 42 से बोल रहे हैं, उससे पहले भी ये बातचीत होती रही है। बिल्कुल। और दूसरा कि जो आपने, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ सवाल को, कि नेहरू और पटेल के बीच में अगर जो रिश्ता था उसको आप कोई एक शब्द में समझाना चाहें तो वो क्या रिश्ता था? गुरु चेले का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था, गुरु चेले का राइवलरी थी? गुरु चेले का रिश्ता भी नहीं था, राइवलरी तो बिल्कुल नहीं थी, गुरु चेले का रिश्ता भी नहीं था। गुरु तो नेहरू के लिए सिर्फ गांधी हुआ करते थे, और पटेल के लिए भी गुरु गांधी हुआ करते थे। ये गुरु भाई वाला रिश्ता था, ये गुरु भाई वाला रिश्ता था, जो गुरु कहेगा वो दोनों मानेंगे। लेकिन हमने लेटर स्टेज में देखा कि ख़ास तौर पे 1946 के बाद कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पटेल में और नेहरू के। नहीं, देखिए ये डिफरेंसेस तो पहले भी थे, मगर जो मैंने आपसे कहा गुरु भाई का रिश्ता तभी तक बरकरार रहता है जब तक गुरु की छत्र छाया रहती है। जब गुरु ही मतलब थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हों
मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप जाएं शिमला समिट के लिए, समझौते के लिए, जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें जिन्ना भी थे, उसमें मास्टर दारा सिंह भी थे, उसमें पटेल भी थे, उसमें नेहरू भी थे, उसमें मौलाना आज़ाद भी थे। तो कहीं न कहीं इसमें तनाव तो होने शुरू हो गए थे ना कि अब आज़ादी बहुत दूर नहीं थी, आज़ादी बहुत नज़दीक थी। गांधी जी हठधर्मी पाले हुए थे, उनकी खड़ी की सुइयां अटकी थी 2010 में, वो क्षमा कीजिएगा 1910 में, और उससे भी पहले शायद, जब 1910 तक तो वो किताब छप गई थी ना, 1906 के आसपास। 1906 के आसपास। तो मेरे ख्याल में लोगों का धैर्य चुक रहा था, जितने लोग थे वो चाहे जिन्ना हो। उनमें जो आदमी मुझे बहुत लगता है, जिसका मैं आदर करता हूँ, मौलाना आज़ाद हैं, जो देश का विभाजन नहीं चाहते थे। जहाँ मस्जिद की सीढ़ियों से उनका व्याख्यान हो, या फ्रीडम ऑफ मिडनाइट की बात तो आपके लिए इंडिया विंस फ्रीडम वाली जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं जो बात है उसमें आपको इस समझ में आता है कि तनाव तो अब होंगे, तनाव तो अब सामने आएंगे, सब लोग हर चीज़ पे एकमत नहीं होंगे। और आप और लोगों और एक्टर्स को ना भूलें, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो भी दक्षिणपंथी ही थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनका शुमार भी दक्षिणपंथी होता था। संविधान निर्मात्री सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनकी बहुत सार्थक भूमिका रही, मगर वो भी कभी वाइसरॉय काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके थे। तो कई लोगों के बारे में वो, आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेके शिमला कैबिनेट मिशन के आने तक तनाव थे, मगर ऐसा लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई राइवलरी, कोई कटुता थी? शत्रुता तो छोड़िए, सवाल ही नहीं। कटुता कह रहा हूँ मैं। नहीं, कटुता तो देखिए आपके और मेरे रिश्तों में बातचीत के बाद कभी भी थोड़ी देर के लिए पैदा हो सकती है, फिर दूर हो सकती है। कटुता का स्थायी भाव नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा का कोई स्थायी भाव नहीं था, और मेरे ख्याल में ये बड़प्पन सरदार पटेल का था। तो ये जो कहा गया कि कश्मीर के लिए नेहरू जिम्मेदार, धारा 370 के लिए नेहरू जिम्मेदार, तो क्या अकेले नेहरू जिम्मेदार हैं? कतई नहीं। मुझे लगता है जहाँ तक कश्मीर का मामला है वो थोड़ा उलझा हुआ है, उसमें मेरे ख्याल में जिम्मेदारी महाराजा हरी सिंह की सबसे ज़्यादा है, जो शेख अब्दुल्ला को समकक्ष मानने को तैयार नहीं थे, जिन्होंने बहुत देर लगाई, ढील बचाई, और जो शायद ये सोच रहे थे, जिसका आरोप बाद में अब्दुल्ला पर लगा, कि हमारी भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कश्मीर के मामले में भी सरदार पटेल सक्रिय थे। जो भीतर भीतर बात हो रही थी, शेख अब्दुल्ला से भी बात हो रही थी, नेहरू बात कर रहे थे, नेहरू बात कर रहे थे, वीपी मेनन भी बात कर रहे थे हरी सिंह जी से, और यहाँ तक बात हो रही थी कि भाई काक साहब को हटाइए, उनके बदले किसी महाजन साहब को, मेहरचंद महाजन उनको हटवाने में रोल निभाया पूरा सरदार पटेल ने। तो मुझे लगता है कि सारी बातें ऐसी नहीं कि सिर्फ अकेले नेहरू कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं यहाँ भी दो पैरेलल लाइफ है? नहीं, यहाँ भी दो समानांतर नहीं, शायद 2-3 समानांतर जीवनियाँ है। उस समय ये भी नहीं कहा जा सकता कि शेख अब्दुल्ला इतने महत्वाकांक्षी कि वो स्वतंत्र आज़ाद कश्मीर पर राज्य करना चाहते। आज़ाद कश्मीर का अर्थ अब कुछ और है। गलत मतलब। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल विचित्र है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नेहरू उसके लिए जिम्मेदार है। 370 के लिए नहीं, 370 तो संविधान निर्मात्री सभा ने तब शामिल किया जब अंबेडकर भी वहाँ थे। तो लोगों ने, कितने लोगों ने इस पर आपत्ति की। वो जो एक अंतरिम डिसीजन था ना, एक अंतरिम समझौता था। तो मुझे हाँ, नेहरू ने एक गलती ज़रूर की थी, जो मेरे ख्याल में रेफरेंडम की मांग को यूएन लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जनता जो है वो शेख अब्दुल्ला हमारे साथ है और जनता शेख अब्दुल्ला के साथ है, अगर ऐसा होता भी है तो हमारी जीत होगी। फिर तो चूक आपकी है ना, ये एरर ऑफ जजमेंट तो आपका है। इस एरर ऑफ जजमेंट, लेकिन कुछ एक इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ऐसी कोई बातचीत ऑफिशियली तौर पर नहीं कही गई थी। नहीं, ये तो देखिए कहना गलत है कि मतलब रेफरेंडम और यूएन तो इन्वॉल्व किया गया, और ये नेहरू की चूक थी, गलती थी, एरर ऑफ जजमेंट था। यहाँ नेहरू अकेले गलत है, यहाँ अकेले नेहरू गलत है। यहाँ पे सरदार पटेल का कोई नहीं, सरदार पटेल का कोई लेना देना नहीं, बेचारे शेख अब्दुल्ला का भी कोई लेना देना नहीं।